हाँ सोहन, इसका ना टेस्ट है रिजोल्यूशन के, थ्योरी का एमसीक्यू में टेस्ट है, तो जितना अटैम्प्ट हो हम्म, कर ले, ठीक है। ठीक है। आज हम कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन हम्म, कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जब पार्टनर्स जो है उनके यहाँ काम बहुत सारे वर्कर करते हैं, तो वर्कर के संग कुछ मिसहैपनिंग एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उनको एकदम से पैसा देना पड़ता है। तो उसके लिए वो हम्म, पहले से ही रिजर्व बना के रखते हैं। अब रिजर्व कहाँ से बनाया जाता है? जो हम प्रॉफिट कमाते हैं पूरे साल भर में, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा, वैसे तो प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स को आपस में बांट के ख़त्म कर लेना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, हम्म, वो कहते हैं थोड़ा सा पैसा हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देते हैं। इससे क्या होगा हम्म, कि धीरे धीरे वो हर साल ऐसा करेंगे, तो उनके पास एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो उस हम्म, फंड का यूज़, कल को अगर कोई वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उसको देने के लिए एकदम से फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा वो यूज़ कर ले। ठीक है, हम्म। समझ में आया? तो क्योंकि यस मैम। आपको पता है बैलेंस शीट में पी एंड एल इधर ही लिखा जाता है, जनरल रिजर्व हम्म, इधर ही लिखा जाता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इधर ही लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, रिजर्व्स जो है ये पी एंड एल या प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर करके बनाया जाता है। तो प्रॉफिट कम हो ठीक है। गया, डब्ल्यू सी आर बढ़ गया। हम्म, अब मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका हो गया 40,000। कितना हो गया? 40,000। बैलेंस शीट में डला है 40,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी वर्कमैन ने क्लेम किया है कि नहीं किया है। नो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में नीचे लिखी है ना, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका बैलेंस शीट में होगा, तो आपको हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना है कि क्या डब्ल्यू सी आर के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। देयर इज़ नो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम बाय वर्कमैन। वर्कमैन से संबंधित क्लेम के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में डब्ल्यू सी आर को हम रियलाइजेशन में नहीं डालते। आया समझ में? ठीक है। केस में डब्ल्यू यस सी मैम। आर रियलाइजेशन में नहीं डालते। हमने डब्ल्यू सी आर को ख़त्म तो करना है। अब ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखा है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में हम्म, लिखा है, तो ख़त्म तो करना है, डेबिट तो करना है। अब डेबिट मान लो दो पार्टनर हैं, तो ये हम पार्टनर्स को ही दे देंगे सीधा, तो भैया तुम्हारी प्रॉफिट में से काट काट के बनाया था, कोई क्लेम है नहीं है, तो तुम ही वापस ले लो। तो डब्ल्यू सी आर डेबिट 40,000, पार्टनर मान लो रेशियो थी 1:1, तो 20-20 हज़ार दोनों को बांट देंगे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए ना, क्रेडिट हम्म, साइड बाय वाली साइड, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री बाय वाली साइड में होगी, बाय डब्ल्यू सी आर 20-20 हज़ार, और ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब दूसरा केस, ये तो पहला केस था। केस टू, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर इज अ क्लेम बाय वर्कमैन फॉर रुपीज़ 25,000। एक वर्कर ने क्लेम कर दिया 25,000, यानी हमें 25,000 देने पड़ेंगे उसको। तो अब हमारे 40,000 जो थे रिजर्व थे, उसमें से 25,000 तो हमें वर्कमैन को देने पड़ेंगे, तो बाकी कितने बचे हम्म, 15। तो हम क्या करेंगे, जो डब्ल्यू सी आर है डेबिट वो पूरे 40 से होगा, क्योंकि हमारा डिसोल्यूशन में ख़त्म तो पूरा ही करना है ना, ख़त्म तो 40 हाँ। भी करना है। लेकिन इस 40,000 में से जो क्लेम है, उसका वो जो पैसा है वो रियलाइजेशन में के थ्रू हम पे करेंगे। तो टू रियलाइजेशन 25,000, एंड टू ए और बी, और जो 15,000 फ्री बच गया वो ए और बी में बराबर बराबर बांट देंगे। समझ में आया? तो डब्ल्यू हम्म, सी आर 40,000 जो था, अब पूरा का पूरा ए और बी को नहीं जाएगा, उसमें से 25,000 जो है वो लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी आपको चुकानी भी पड़ेगी। तो पहले जैसे क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफ़र करते हो रियलाइजेशन में, कहाँ ट्रांसफ़र करते हो क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में? टू में कि बाय में? बैलेंस शीट में यहाँ लिखे होते हैं ना क्रेडिटर्स, बाय में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर हम्म, बाय डब्ल्यू सी आर लिखोगे, लेकिन आप पूरा 40 नहीं लिखोगे। अब आप कितना लिखोगे रियलाइजेशन में? 25।
ठीक है, तो 40 का पूरा यहाँ पर 40 नहीं लिखोगे, एंट्री में भी देखो रियलाइजेशन को क्रेडिट कितने से करना है, 25 से, तो इसका मतलब 25 की लाइबिलिटी है। अब इस लाइबिलिटी को चुकाना है, तो लाइबिलिटी को चुकाना है तो टू बैंक करेंगे और 25,000 चुका देंगे। समझ में आया? यस मैम। तो क्लेम जितना था उतना हमने लाइबिलिटी माना, क्योंकि लाइबिलिटी माना तो रियलाइजेशन में डाला और देन इसकी पेमेंट कर दो। अब ठीक है। तीसरा केस है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है देयर इज अ क्लेम बाय वर्कमैन फॉर ₹70,000। तुमने बना रखा है केवल 40,000 का, क्लेम कितना है, 70,000 का, तो WCR डेबिट जितने से 40,000 से उतना ही करोगे और सारा का सारा रियलाइजेशन में डाल दोगे, क्योंकि हमें तो बैलेंस शीट खाली करनी है ना, बैलेंस शीट में तो WCR है ही 40,000 का, तो हम पूरा का पूरा हाँ। रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में डाल देंगे पूरा का पूरा बाय WCR 40,000। लेकिन क्लेम तो 70,000 का है, तो टू बैंक पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 70,000। कितनी करनी पड़ेगी, 70,000। 70,000। समझ में आ रही है? तो तुम्हें यस मैम। एक और एंट्री करनी पड़ेगी, वो तो सब में ही करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू बैंक 25,000, रियलाइजेशन टू बैंक 70,000। पहले वाले में तो कोई क्लेम था ही नहीं, तो रियलाइजेशन टू बैंक था ही नहीं। समझ में आया? तो जब कोई यस मैम। था पूरा WCR हमने पार्टनर्स को बांट दिया, जब क्लेम था लेकिन कम अमाउंट का था तो जितना क्लेम था उतना में रियलाइजेशन में डालना है और बाकी पार्टनर्स को बांट देना है, और फिर जो रियलाइजेशन में डाला है उसकी पेमेंट भी करनी है। और जब क्लेम ज़्यादा का था तो जो पैसा है पहले वो तो रियलाइजेशन में डालो, उसका यूज़ तो करो पेमेंट के लिए, और बाकी फिर 30,000 तुम्हें अपनी पॉकेट से निकालने पड़ेंगे, तो टू बैंक को पूरे 70 लिखने पड़ेंगे। आया समझ में? यस मैम। तो बेटा ये क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको ये दे रखा है तो WCR बैलेंस शीट में 75,000 का है, कोई लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। WCR 60,000 का है और लाइबिलिटी है 35,000 की, एडिशनल लाइबिलिटी होती है। WCR है 60,000 का, अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी ज़्यादा की हो गई, तो ये पूरा 60,000 आपको रियलाइजेशन में डाल देना है, WCR को रियलाइजेशन के बाय वाली साइड में, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, WCR डेबिट हो रहा है, एंड देन आपको 75,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। आई समझ में? यस मैम। तो बेटा ये पांचों पॉइंट्स कर लो, और ये पांचों पॉइंट्स करने के बाद मुझे बताओ, आप लोग भी कर लो एक बार। WCR इन बैलेंस शीट 75,000, तो WCR जो बैलेंस शीट में है वो पूरा हमने पार्टनर्स में बांट दिया क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो WCR तो बैलेंस शीट से पूरा ख़त्म करना ही है, लाइबिलिटी जो है वो तो पूरी डेबिट करनी ही है। ठीक है, दूसरा देखो, बैलेंस शीट में WCR है 60 लेकिन लाइबिलिटी है 35, तो WCR जो है इन्होंने अलग अलग कर दी, तो हम एक ही करेंगे, WCR डेबिट 60, टू रियलाइजेशन 35, देखो टू रियलाइजेशन 35 एंड टू शिफ्ट टू मोर। ठीक है, तो हमारे को यस मैम। रियलाइजेशन में 35 गया, उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। अब तीसरी में देखो, WCR 60 और लाइबिलिटी 75, तो लाइबिलिटी तो ज़्यादा है ना, तो इस केस में पूरा 60 आप रियलाइजेशन में डाल दोगे, डाल दिया, एंड 75 की पेमेंट कर दोगे, यहाँ पार्टनर को 1 रुपया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में यस मैम। की पेमेंट भी 60, तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन पूरा 60 डाल दिया, एंड रियलाइजेशन टू बैंक पूरे 60 की पेमेंट करा दी, एंड लास्ट वाले केस में WCR था ही नहीं, रियलाइजेशन टू बैंक 15। क्लियर हो गया ये? यस मैम। तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपके इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये एक गुड पॉइंट है। जब ये छोटे छोटे सारे पॉइंट हो जाएंगे ना, तब आप इसका फुल प्लेजर क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
क्या हो जाता है इसको? हिलते ही रहता है, स्टेबल कैसे हो गया? चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले थ्योरी सुन लो क्या होता है, फिर हम बताते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? जब आप ये सारा काम करते हो, क्या करते हो, सारी एसेट्स को बिकवाना है, सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करवानी है। तो जब सारी लाइबिलिटीज़ को आपको बिकवाना है, एसेट्स को बिकवाना है और सारी लाइबिलिटीज़ की आपको पेमेंट करानी है, तो इसके लिए एक पर्सन को आपको अपॉइंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पर्सन को अपॉइंट। तो वो जो पर्सन होता है वो फ्री में तो अपॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना? Yes, ma'am. उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। Hmm. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वही चीज़ कहलाती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? अब इस वीडियो में थोड़ा सा ठीक हो जाए, नहीं क्यों नहीं हो? क्या करते हैं, जस्ट फिर ऐसे में आ गया। चलो ठीक है, देखो अभी तक ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है? इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट में नहीं गिवन होते, क्योंकि रियलाइजेशन तो अब हो रहा है ना, जब रिजोल्यूशन का काम शुरू हो गया है, तो रियलाइजेशन बैलेंस शीट में गिवन नहीं होगा एक्सपेंस। अब आपको इसको पेमेंट करना है तो आप इसको टू बैंक लिख के और ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। वेरी गुड, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए? तो अगर लिखा है, क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000, मात्र ये लिखा है, तो इसका मतलब है फर्म के खर्चे हैं 2000, तो फर्म को पे करने पड़ेंगे। तो इसको हमने रियलाइजेशन में कहाँ लिखा? टू बैंक। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सो हम रियलाइजेशन Ma'am. डेबिट टू बैंक। Yes, ma'am. अब अगर दूसरा केस ऐसा लिखा आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹3000 पेड बाय पार्टनर ए। अब रियलाइजेशन का खर्चा 3000 है, लेकिन ये फर्म ने नहीं पे किया, ये किसने पे किया? पार्टनर ने। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू ए लिखेंगे, टू पार्टनर का नाम, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट कितना है? 3000। तो जब हमारा खर्चा था लेकिन हमने कैश दिया ही नहीं, पार्टनर ने कैश दिया,
तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी अब बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। टू ए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इधर भी ये फर्म का खर्चा है, इधर भी ये फर्म का ही खर्चा है। इधर फर्म पे कर रही है, इधर पार्टनर पे कर रहा है। इधर फर्म का कैश जा रहा है तो फर्म का कैश यूज़ होगा, बैंक में से पैसा जा रहा है। इधर फर्म का पैसा नहीं जा रहा पैसा, तो फर्म क्या करेगी, जिस पार्टनर ने दिया है उस पार्टनर का नाम लिख देगी कि हम उसको दे देंगे, अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा ना। समझ में आ गया? ये यहाँ यस मैम। सिंपल सिंपल एंट्री है। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा एक वर्ड बियर या बोर्न, इसको ध्यान से समझना। बियर का मतलब होता है जो सहता है, जैसे ना मैं ही सब बियर कर रहा हूँ, मैं ही सब सह रहा हूँ, तो बियर मतलब जो बोझ को सहता है। ठीक है, अब जैसे ऐसा लिखा हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ फर्म ₹5,000 but it is to be borne by partner B. For these services, firm will pay a commission of ₹8,000 to B. अब देखो क्या मतलब है इसका, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए फर्म के 5,000, बट इट इज़ टू बी बॉर्न बाय पार्टनर बी, मतलब इन रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न कौन करेगा, बी। तो ये बॉर्न बी करेगा तो ये फर्म की बुक्स में नहीं आएंगे। एक होता है पे करेगा बी, एक होता है बॉर्न करेगा बी। पे करेगा बी मतलब आज मैं पे कर रहा हूँ लेकिन फर्म तू चुका दियो मुझे वापस, तो हम यहाँ पे टू ए पार्टनर का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इट इज़ टू बी बॉर्न बाय पार्टनर बी, मतलब ये पार्टनर बी का खर्चा हो जाएगा, ये हमारा खर्चा अब नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बॉर्न वर्ड आ गया। अब ये पार्टनर का खर्चा है तो फर्म की बुक्स में क्यों आएगा, तो फर्म के रियलाइजेशन में नहीं आएगा। समझ में आई? लेकिन इन सर्विसेज के लिए ये जो काम होता है रियलाइजेशन का, इसके लिए फर्म ने बी को 8,000 रुपये देने का वादा किया है कमीशन के लिए, तो ये फर्म का खर्चा है ना, तो ये रियलाइजेशन की बुक्स में आएगा। तो अब हमारे रियलाइजेशन की अकाउंट में क्या लिखा आएगा, टू बी पार्टनर का नाम, ब्रैकेट में कमीशन कितना, 8,000। ठीक है, टू बी पार्टनर का यस मैम। और कमीशन 8,000, और वो जो 5,000 रुपये है वो फॉर्म की बुक्स में नहीं आएंगे क्योंकि ये बॉर्न करेगा पार्टनर बी, तो पार्टनर बी उसके पैसे पे करेगा। क्लियर? यस मैम। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी 8,000, और इस 5,000 के बुक्स में हमारे एंट्री नहीं है नहीं होगी। क्योंकि ये फर्म का खर्चा है ही नहीं, ये तो बॉन्ड करेगा बी। तो अब तीसरा केस, बी कहता है ठीक है ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा खर्चा है, मेरे को बॉन्ड करना है, लेकिन अभी मैं आउट स्टेशन हूँ। अब देखो मिस्टर बी कहता है ठीक है मैंने मान लिया 5,000 तो मुझको बियर करनी है, लेकिन अभी मैं घर पे हूँ नहीं, मैं छुट्टियाँ मनाने बाहर हूँ, और वो बंदा जो है जिसको मैंने काम पे लगाया था सारी एसेट उठा उठा के बेचने के लिए, वो मुझसे पैसे मांगने आ गया, प्लीज़ आप उसको पे कर दो, मैं हूँ नहीं इसलिए। तो इसका मतलब अब फर्म के पास से पैसा जा रहा है 5,000, लेकिन फर्म के पास से पैसा जो जा रहा है, अब देखो ऐसे लिखा होगा, ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of ₹5,000 is to be borne by B. For these services, firm will pay commission of ₹8,000 to B, but realization expenses paid out of
फॉर्म्स कैश या फॉर्म्स अकाउंट। अब बात तो हुई थी कि 5,000 रुपये बॉन्ड करने हैं बी को, इसके लिए बी को दिए जाएंगे 8,000। तो ये जो 8,000 है फर्म का खर्चा है, तो ये फर्म का खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ आएगा? 2B ब्रैकेट में कमीशन 8,000, ये तो आएगा ही आएगा। और ये 5,000 बॉन्ड करेगा भी, तो ये नहीं आएगा। तो एक एंट्री तो हो गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2B 8,000। लेकिन अब वो कह रही है जो 5,000 था ये भी फर्म के पैसे यूज़ हो गए, फर्म का कैश चला गया। तो जब फर्म का कैश चला गया तो फर्म की बुक्स में तो एंट्री होनी बनती है। लेकिन अब मैं डेबिट किसको करूं? अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकती, क्योंकि ये 5,000 रियलाइजेशन अकाउंट में आने ही नहीं है। तो हम ये मानेंगे एक्चुअली ये बी का खर्चा था, बी को करना था, बी के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल के दे देंगे। ठीक है, यानी हम कहेंगे बी की ड्राइंग्स हो गई। क्या है ये? बी की ड्राइंग्स। हमें बी को ड्राइंग्स। फॉर्म डिजॉल्व हो रही है तो बी का पैसा भी तो वापस लौटाना है ना। तो हम कहेंगे 5,000 अभी लौटा दिया हमने, क्योंकि तूने कहा था कि तू है नहीं है उसको पैसे दे, तो हमने तेरे खाते में से पैसे निकाल के उसको दे दिए। तो क्या एंट्री होगी इसकी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू कैश या टू बैंक, और 5,000 रुपये निकाल देंगे। तो देखो इसमें रियलाइजेशन वर्ड नहीं आया ना, तो यही वाला केस इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, कि रियलाइजेशन अकाउंट टू बी एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो हमें बियर कर ठीक है। वो रियलाइजेशन में आएगा। अगर हमारे पास से ही पैसा गया है तो टू कैश आएगा, लेकिन फर्म के पास, पार्टनर के पास से पैसा गया तो टू पार्टनर का नाम आएगा। लेकिन अगर फर्म ने बियर करना है तो, जो फर्म ने बियर नहीं करना है वो जिस पार्टनर ने बियर किया है उसके खाते में जाना चाहिए, हमारी बुक्स में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसने पैसे हमसे रिक्वेस्ट करके दिलवा दिए तो हमारे पास से कैश चला गया, तो टू कैश तो करना ही पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे? उस पार्टनर को जिसने बियर करने की जिम्मेदारी ली थी। आया समझ में? अब यस मैम। रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत, तो फर्स्ट एंट्री क्लियर है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, तो इसका यस एंट्री मैम। रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, लेकिन ये तरन ने पे कर दिए, तो हम तरन को तो टू प्लस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन। ठीक है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं गया तरन का, तरन को हम दे देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन। तीसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय फर्म, यानी पैसा तो हमारा गया लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मदन, मदन की जिम्मेदारी थी, माने उसने उसने जिम्मेदारी ले ली थी बिहाफ, लेकिन वो होगा नहीं तो हमने पे कर दिए, लेकिन जिम्मेदारी किसने ले ली थी? मदन ने। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने क्या एंट्री करी फिर? मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। अब यहाँ देखो, पवन एक पार्टनर है, ही वॉज पेड रेम्यूनरेशन, हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया 20,000 इस डिसोल्यूशन के काम के लिए। ये है हमारा खर्चा, क्योंकि हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ना 20,000। तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा? टू पार्टनर का नाम टू पवन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन 20,000। और रियलाइजेशन एक्सपेंस जब हम कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, तो आगे के सारे खर्चे वही करेगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा है ना कि रेम्यूनरेशन में जो पूरा हम दे रहे हैं एक्सपेंस इंक्लूड करके, अब अलग से हम पैसे नहीं देंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 10,000 और ये पवन ने पे कर दिए। ठीक है, वेरी गुड है, तो ये पवन अपनी बुक्स में करेगा। अब इस 10,000 की हमें कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि पवन ने पे कर दिए। अगर ये 10,000 हमने पे किए होते फर्म ने, तो हम इसे पवन की ड्राइंग्स मानते, लेकिन यहाँ पर तो पवन ने पे कर दिए ना, तो इसको हमें 10,000 को टच भी नहीं करना, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। अब 5वें पे आ जाओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 8,000, आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 टू बी बोर्न बाय फर्म। तो जो खर्चा फर्म बियर करेगी वो फर्म के रियलाइजेशन में आएगा। तो पूरे 8,000 बियर नहीं कर रही है फर्म, कितने बियर कर रही है? 3,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश कितना लिखेंगे? 3,000। और जो बैलेंस है बाय रवि, बैलेंस कौन बियर कर रहा है? रवि, तो रवि जाने उसका काम जाने।
हम उस 5,000 का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 8,000 रुपये पूरे फर्म ने पे कर दिए, तो 3,000 तो हमें पे करने थे, हमें समझ में आ रही है, तो वो हमने लिख दिया रियलाइजेशन टू बैंक 3,000। जो 5,000 एक्स्ट्रा हमने पे किए उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। तो इस तरीके से पूरा 8,000 हमारे जेब से चले गए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट में 3,000, रवि के कैपिटल अकाउंट डेबिट में 5,000, टू बैंक 8,000। एक एंट्री भी कर सकते हो आप, अलग अलग भी कर सकते हो। आ गया समझ में सोहम? यस मैम। 6th देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड। बियर भी करेगा वही, पे भी करेगा वही, तो क्या हमारी बुक्स में कोई एंट्री होगी उसकी? अगर बियर भी पार्टनर करण कर रहा है, पे भी पार्टनर करण कर रहा है, तो हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर बियर कर रहा है पार्टनर लेकिन पे वो फर्म से करवा रहा है, यानी पैसा फर्म का जा रहा है, तो करंट तो कैपिटल होगी। डेबिट टू बैंक, ठीक है। है ना। लेकिन अभी ठीक है। इस केस में तो पार्टनर ही पे कर रहा है ना, तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो लिखेंगे नो एंट्री। फिर 7th में आ जाओ, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो ये फर्म का खर्चा है, तो कैपिटल अकाउंट का नाम यूज करेंगे, तो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू मनोज, कितना 10,000। तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज। ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ। मैं यस मैम। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, यानी ये फर्म का खर्चा हो गया। फर्म जो भी रेम्यूनरेशन देगी वो फर्म का खर्चा हो गया, वो रियलाइजेशन में आएगा। तो देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 8,000 के, एंड यहाँ पर कहीं लिखा है कि देव बियर करेगा, तो लोग पता ऊपर से पढ़ते पढ़ते आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं इसमें ये भी देव को बियर करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा था ना इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर नहीं लिखा। तो देव एक पार्टनर है, हमें उसको रेम्यूनरेशन पे करनी है, ठीक है, और रियलाइजेशन का खर्चा भी हमें ही पे करना है, और फर्म ने पे किया भी है। तो जो पार्टनर की रेम्यूनरेशन है उसके लिए आप क्या लिखोगे, पार्टनर का नाम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए तो यहाँ पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव 15,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000। ठीक है। 8th में यस मैम। एंड लास्ट 9 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 टू बी बोर्न बाय पवित अ पार्टनर, लेकिन इट वॉज पेड बाय हितेश। ये फर्म ने भी नहीं किया, ना पवित्र ने किया, ये एक पार्टनर हितेश ने कर दिया। ठीक है। तो पहली बात तो ये बॉर्न कौन कर रहा है, पवित्र, तो फर्म में के रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, है ना, ये पवित्र के यस नाम मैम। था। और अगर फर्म पे करती तो फर्म पवित्र अकाउंट डेबिट टू कैश करती, अगर फर्म पे हाँ। करती। लेकिन अभी फर्म ने पे नहीं किया, लेकिन पार्टनर हितेश ने पे कर दिया, तो अब फर्म का पैसा नहीं गया, किसका पैसा गया, हितेश का। तो अब फर्म करेगी पवित्र डेबिट टू हितेश, क्या एंट्री करेगी, पवित्र से लेंगे, पवित्र। पवित्र के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे और हितेश के कैपिटल में डाल देंगे। तो पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बॉन्ड कौन कर रहा है, पवित्र।
अब इस क्वेश्चन को हाल के हाल रिपीट कर लेना अभी और कल क्लास से पहले, ठीक है? ओके मैम। 2 टाइम्स इसको रिपीट कर लेना। चलो, और इंग्लिश में मैंने आपको टेंसेस भी भेजती बेटा, वो ट्रांसलेट करके लिख लिया करो। और आज मैं एआई के ऊपर कुछ पैराग्राफ वगैरह रोज कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो वो मैं तेरे को भेज दिया करूँगी। अगर आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उसको भी उसका यूज़ करके